आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कपिंग थेरापी के बारे में है और उसमें कुछ ड्राई कपिंग होगी, वेट कपिंग और कपिंग मसाज, और इसके साथ इंटरव्यू थोड़ा बहुत होगा। आपको जो पहले पढ़ाऊंगा वो होगी फायर कपिंग के बारे में। कुछ लोगों ने तो पहले शायद पढ़ा हो या प्रैक्टिकल आप में से किसी ने किया हो, तो उनको आइडिया होगा फायर कपिंग, या किसी ने देखी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम मटेरियल इक्विपमेंट्स की बात करेंगे कि सक्शन पंप होता है, मोस्टली सक्शन कप्स होते हैं हमारे पास। फायर कपिंग में अल्कोहल होती है ताकि फ्लेम जलाई जाए। फिर बर्नर, कुछ टूल्स होते हैं आग जलाने के लिए। फिर कपिंग टेक्निक में मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं, फ्लेम का मेथड आता है, प्लेसमेंट होती है, उसकी टाइम्स वगैरह देखे जाते हैं। फिर ये होती है कि कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं कि बच्चों में आप कैसे करते हैं, उनकी टाइमिंग क्या रखते हैं, कब कितनी देर प्लेस करके रखना है, क्या उसकी स्ट्रेंथ रखनी है। फिर इसी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कैसे रखना है, या जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे कपिंग करनी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जैसे ही आप कपिंग करते हैं तो कपिंग के बाद बाद वक़्त ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बाद वक़्त कुछ पेशेंट को पेन होता है। ये भी होता है कि आप कप लगाते हैं एक बार, फिर वो गिर जाता है, फिर लगाते हैं, फिर गिर जाता है, तो ये तमाम चीज़ें इसी में आ जाती हैं। कपिंग मसाज और लास्ट वन आ जाता है हमारे पास। वेट कपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये है कि बेसिक या इक्विपमेंट्स या मटेरियल की अगर हम बात करें तो जार होते हैं, ये कपिंग के गिलास के ये बने होते हैं और राउंड शेप होती है इनकी, और जो नेक होती है ना वो ये नैरो होती है थोड़ी एंड से। अब इसमें आप करते क्या हैं एक्चुअली, काटन लेते हैं, आपको जो चाहिए होती है काटन बॉल चाहिए होती है, कंटेनर चाहिए होता है पानी से भरा हुआ, उसके अलावा अल्कोहलिक बर्नर चाहिए होता है, अल्कोहल जिसमें आप रखते हैं तो ताकि जो फ्लेम है वो जलाई जाए। फ्लेम जो आप जलाते हैं वो अल्कोहल से ही जलाते हैं, या जो सिपरेट होती है वो ले लें। ये बात हो रही है हमारी फायर कपिंग के बारे में। तो सर्जिकल जो क्लम्प होता है उसके थ्रू आप कॉटन बॉल को पकड़ते हैं अच्छे से, फिर क्या करते हैं कि उसी अल्कोहल के अंदर या सिपरेट के अंदर डिप करते हैं पहले, फिर इसको स्क्वीज करते हैं ताकि वो थोड़ी ज़्यादा ना हो या ड्रॉप नीचे ना गिरे। ठीक है, जितनी चाहिए, आग तो क्योंकि जल जाएगी। फिर एक बर्नर रखते हैं जहाँ पे आग पहले आपने जलाई होती है, ठीक है, वो कॉटन उसके पास लेके जाते हैं, कॉटन को आग लग जाती है। फिर जो कप होता है जो कि आपने प्लेस करना होता है बॉडी के ऊपर, गिलास राउंड शेप के होते हैं ये, आपको ये कला मैं दिखा भी दूंगा। मेरे पास पड़े हैं, वो बर्नर पड़ा है वैसे इधर। तो उसको आपने फिर बॉडी के ऊपर रखना होता है। वो जो फ्लेम होती है ना जिससे आपने पकड़ा होता है सर्जिकल कलाम कॉटन वाली को, उस कप के अंदरूनी साइड पे, इनसाइड वाली इनसाइड की तरफ लेके जाते हैं ताकि जो अंदरूनी वाला अंदरून का एरिया है, अंदर वाली साइड है, वो वार्म हो सके। उसको आपने एक्चुअली हीट मिलाना होता है। ठीक है, जब वो हीट हो जाएगी तो तब आपने बॉडी पे प्लेस करना होता है। ठीक है, वो जम जाता है खुद ही, उसको क्या करता है कि वैक्यूम गर्म होता है, जैसे बॉडी पे रखते हैं वो वैक्यूम पैदा करता है और उसके साथ चिमट जाता है। कभी भी आपने उसके जो किनारे होते हैं कप के, या जो नोक वाली जगह होती हैं, ये साइड्स होती हैं, वहां पे या नेक वाला जो एरिया होता है वो कभी भी गर्म नहीं करना इतना। वो गर्म करेंगे तो जैसे पेशेंट पे रखेंगे वो खुद हो जाएगा। ये पहले इब्तदा में तो कप गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है इनसाइड वाले, क्योंकि ठंडा होता है, फिर आपको बहुत कम लगाना पड़ता है क्योंकि गर्म हो चुका होता है फिर कप। तो ये मेथड होता है कि जैसे ही आप उस पर रखते हैं थर्मल स्टिमुलस मिलता है स्किन को और वहां से वो एक्टिव हो जाती है। अब इसमें क्लिनिकल कुछ टिप्स ये हैं कि आजकल तो क्योंकि रबर बाल आ गई हैं, या फिर ये होता है कि वो अल्कोहल हम पैड यूज़ कर लेते हैं, उसके थ्रू जो पहले वाले थे ना ओल्ड, वो ज़्यादा इफेक्टिव थे बनस्बत आज के। ठीक है, वो ज़्यादा थेराप्यूटिक स्टिमुलस रखते थे स्किन के ऊपर। और इसमें सेक्शन जो कप्स होते हैं उसके भी साइज मुख्तलिफ होते हैं। ये मोस्टली आप क्या करते हैं कि जो फायर कपिंग होती है ये थाई मसल पे भी करते हैं आप लोग, उसके अलावा पिंडली के मसल पे भी करते हैं, गैस्ट्रोनीमिस मसल पे, उसके अलावा बैक पे भी आप करते हैं, बैक पे भी ये कप लगते हैं, गिलास के जार होते हैं ये। ठीक है, तो ये जैसे प्रैक्टिकल की वीडियो इंशाल्लाह जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी कि एक्चुअली में मतलब फायर कपिंग आप कैसे करते, कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा तो मज़ीद आपको समझ ज़्यादा आएगी इसमें। अब ये उसकी मतलब मेथड लिखे हुए जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है कि कपिंग थेरापी में पहले ये है कि कॉटन बॉल को आपने अल्कोहल के अंदर डिप करना है,
तब तक वो सोखना हो जाए, फिर उसको स्क्वीज़ कर लें जेंटली थोड़ा सा, ठीक है, रिम के साथ, ताकि अल्कोहल की ड्रिपिंग ना हो, वहाँ से अल्कोहल नीचे ना गिरे, और अगर वो नीचे गिर गई तो आग लग सकती है या कोई नुकसान डैमेज कर सकती है स्किन को। इसीलिए इसको अच्छे से आपने पहले स्क्वीज़ कर लेना होता है। फिर उसको क्या करना होता है कि एक हाथ में आपने सक्शन पंप कप लेना होता है, दूसरे में आपने बर्नर लिया होता है जो सर्जिकल क्लम्प से आपने पकड़ा होता है कॉटन को, वो क्योंकि आग लगी होती है उसके, वो वाली आप क्या करते हैं कप की करीब लेके जाते हैं, कप के अंदरूनी साइड पे इनसाइड हीट करते हैं, ठीक है। उसको हीट अप करने के बाद कभी भी वो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि नॉट द कप रिम, रिम जो होती है कप की वहां पे आपने हीट नहीं करनी, अंदरूनी साइड जो होती है वो करनी होती है। और वो करने के बाद इमीडिएटली आपने कप क्या करना होता है, स्किन पे रख देना होता है, ठीक है। वो खुद ब खुद ही फिर खत्म हो जाता है। फिर आप बाद का ये करते हैं कि कप रखते हैं और स्लाइड करते हैं, जिस तरह मसाज कपिंग होती है। इसका टाइम जो होता है वो मोस्टली 10 से 15 मिनट ही होता है फायर कपिंग का, ठीक है। चिल्ड्रन में 5 मिनट तक करते हैं, आप वेरी करता है कि किस एज का है, ठीक है। बाकी उसकी हेल्थ भी डिपेंड करती है। फिर वो आप आराम से प्रेस करें ना स्किन को, ठीक है। स्किन को अगर आराम आराम से आप प्रेस करेंगे तो वो जो आपने कप लगाया था फायर कपिंग में वो एक्चुअली आराम से उतर जाता है। जैसे उसके अंदर हीट खत्म होती है, सक्शन की पावर इतनी नहीं रहती, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है कि ड्रॉप ऑफ हो जाता है, वहां से स्किन से उतर जाता है नीचे। तो नेक्स्ट वन आ जाता है कि कपिंग थेरेपी आप बच्चों में कैसे करते हैं, बूढ़ों में, या बेड रिडन जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों के लिए जो कप यूज़ किया जाता है वो बहुत स्मॉल सक्शन वाला कप होते हैं, ठीक है। एज इसकी कोई नहीं होती रिक्वायर्ड। बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं कुछ डेज मतलब पैदा होने के बाद उनको मोस्टली नमूनिया का केस जिस तरह आ जाता है उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या कोल्ड ठंडक मतलब इफेक्ट कर जाती है, कोल्डनेस इफेक्ट कर जाती है उस बेबी पे, तो आप उसको अच्छे से 2 कप भी लगाएं, मैक्सिमम छोटे मिलते हैं बच्चों के लिए, वो भी लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है इसके अंदर, बहुत अच्छे नमूनिया के अंदर या कोल्ड का इफेक्ट जो होता है बच्चों के अंदर उसमें भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी प्रैक्टिस क्योंकि बड़ों पे होती है आपको आइडिया हो जाता है, फिर बच्चों पे जाते हैं डायरेक्ट, तो आपने बच्चों पे नहीं करना। तो बच्चों के लिए जो आइडियल होता है वो 5 से 10 मिनट ही होता है, ठीक है टाइम, और 10 से 15-20 तक फिर आगे निकल जाता है टाइम जो अडल्ट होते हैं हमारे पास उनके लिए। सबसे पहले यह बात याद रखिएगा कि बच्चे को कभी भी आपने ट्रीटमेंट देते वक्त अगर कपिंग करवानी है तो उसको फोर्स नहीं करना, ठीक है। प्यार से समझाएं, बताएं उसको, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले बच्चों को जिस तरह वो होता है ना कि कुछ डर रहे होते हैं, डरे डरे सहमे सहमे, तो उन्हें बताएं कि बेटा यहाँ पे हमने लगाया तो कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थाई पे करें, कप को प्लेस करें, ठीक है, फिर बच्चे पे लगाएं, जिस जो भी आपके पास पेशेंट आया है बच्चा उस पे, ठीक है। और जब खसूसी तौर पे जब आपने चेस्ट पे कप प्लेस करना हो तो बच्चे को कहें कि अपनी आइज क्या करेगा, क्लोज कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिखी हुई हैं कि फोर्स नहीं करना, बच्चे को रिलैक्स होना चाहिए। पेशेंट कोई भी है, बच्चा है बूढ़ा है, तो पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, उसको फोर्सफुली आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बूढ़ों के अंदर या बेड रिडन की बात करें तो जो होते हैं 50 साल से जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको पता है कि इसके क्रॉस होते ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म का अमल कम होता है, फिर टॉक्सिन बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। अब ट्रीटमेंट जो इंटरवल होता है वो वीक में आप 3 दफ़ा पहले पहले जब स्टार्ट करते हैं ना तो पहले करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, फिर वीक में 1 दफ़ा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो पहले इनिशली आपने करना होता है वो क्या करना होता है, 1 वीक में 3 दफ़ा सेशन लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ड्राई स्किन होती है पहले, फिर बेहतर ये होता है। अब इस तरह के बूढ़े लोगों में जिनमें ड्राई स्किन होती है तो क्या होता है कप ड्रॉप ऑफ हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है बार बार, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई ऑयल मसाज पहले कर लें, कैस्ट्रो का कर लें, कोई भी ऑयल पहले कर लें ताकि जो स्किन है वो क्या हो सके वेट हो जाए और आपका कप इजीली प्लेस हो जाए। या हनी फिर यूज़ करते हैं, अगर फिर भी ना रुके तो जो रिम होती है कप्स की वहाँ पे आप हनी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या ऑइंटमेंट मिलती है वो लगा दें, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे सेशन जो होते हैं ना इम्प्रूवमेंट के लिए जो बूढ़ों में वो कम से कम आपने 6 सेशन लाजमी देने होते हैं। अगर हम बेड राइडन की बात करें पेशेंट के अंदर तो उसमें क्योंकि आपको पता है बाद वक़्त मुख्तलिफ कंडीशन हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, चेस्ट पेन हो सकता है, नमूनिया का केस हो सकता है, पोस्ट सर्जरी के बाद स्पेशली नमूनिया हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आपने पहले तो जगह देखनी है, फिर ये होता है कि वन साइड ले, यानी कि एक साइड राइट साइड पे पहले लेटा दिया आपने कर ली
जैसे राइट साइड पे वो लेटेगा पेशेंट तो लेफ्ट साइड अपर आ जाएगी, तो वहाँ पे आप प्लेस कर लें या कपिंग कर लें, फिर दूसरी तरफ कर लें। इसी तरह करवेट बदल के आप क्या कर सकते हैं कि सेशन कंप्लीट कर लें। अब इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बूढ़ों में है, मैंने बताया है कि पहले इनिशियली वीक में 3 सेशन लें, फिर एक सेशन पे आ जाएं। जब इफेक्ट आपको मालूम हो तो 6 सेशन आपने इम्प्रूवमेंट के लिए लेने होते हैं, और वीक में एक सेशन फिर लाजमी रखना है आपने 6 सेशन तक, ठीक है, जब तक आपको रिजल्ट ना मिले, जब तक वो डिजीज या पेशेंट आपका ठीक ना हो जाए। और इस केस में होता क्या, क्योंकि आपको पता है कि बूढ़ों के अंदर मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती इतनी, इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही होती चीज़ें, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल या मेटाबॉलिज्म को हाई करना, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि फिर बूस्ट अप हो जाती हैं बाय डूइंग कपिंग थेरापी। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं नॉर्मल, तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। बाद वक़्त ये होता है कि ब्लिस्टर बन जाते हैं, बाद वक़्त पेन होता है, ठीक है, जैसे आप कपिंग करते हैं, या बाद वक़्त कप गिर जाता है जो मैंने अभी बताया केस, या हीमोटोमा का केस आ जाता है बाद वक़्त। तो जो ब्लिस्टर बनते हैं स्मॉल, तो उसमें ये होता है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनमें ये बनते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, वो जगह साफ कर लें। एक दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं, वो ब्लिस्टर खुद ब खुद गायब हो जाता है। और बाद वक़्त ये होता है कि जब ब्लिस्टर बनते हैं ना, कप हम जैसे उतारते हैं, प्रैक्टिकल सेशन में जो कराची अभी वर्कशॉप हुई थी वहाँ पे भी 1-2 के बने थे, तो जिन्होंने देखा उनको आइडिया था कि बाद वक़्त ये होता है कि हम सर्जिकल ब्लेड से उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, लेकिन उसमें वाटर होता है, मतलब ड्रॉप होते हैं, क्योंकि ब्लिस्टर बन चुका होता है, वो फैलने का खतरा होता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते उसको, वो खुद ब खुद डिजोल्व हो जाते हैं, डिसपेयर हो जाते हैं 1 दिन में। जो वीक पेशेंट होते हैं, थिन होते हैं, या जो पैनिक हो जाते हैं बाद का, तो उनको ज़्यादा पेन होता है फिर, ठीक है, क्योंकि उनमें फैट नहीं होती नीचे डिपॉजिट, जैसे ही आप लगाते हैं तो उससे बेहतर ये होता है पेन से बचाव के लिए। फिर ऐसे पेशेंट्स में आप पहले क्या करते हैं कि ऑयल से रब करते हैं या मसाज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि कपिंग करते हैं। जब कब बार बार गिर रहा है तो मैंने बताया हो सकता है कि वहाँ पे हेयर्स हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर रिमूव कर लें। हेयर रिमूव करने के बाद क्या करें कि कप प्लेस कर लें। अगर फिर भी कप बार बार गिर रहा है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे हनी अप्लाई कर दें उस कप के रिम पे, या फिर ऑइंटमेंट मिलती है वो लगा दें, ज़ाइलोकाइन जेल। हेमाटोमा भी हो सकता है इसमें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक अगर आप कंटिन्यूसली करते रहें, रेजिस्टेंट होता है, तो तब क्या होता है कि ऑइंटमेंट की रीअब्जॉर्प्शन करवाएं आप, उससे ट्रीट हो जाता है ये, ठीक है। इसमें ये होता है कि डेली अगर आप कपिंग कर रहे हो ना, जब लेम्फ नोड या लेम्फेटिक जो वेजल्स होती हैं उनके अंदर जो लेम्फ फ्लूइड होता है वो कैमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, जो हीमोटोमा बन चुका होता है उस केस में कभी भी डायरेक्ट आपने कप प्लेस नहीं करना होता उस हीमोटोमा वाली जगह पे, ठीक है। वाउंड हो तो भी वहां पे अप्लाई नहीं करते आप। आगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ आएंगी जिसमें मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आपने कभी भी कप प्लेस नहीं करना होता, उसके साथ कर सकते हैं, उस जगह नहीं किया जाता, हीमोटोमा में तो नहीं करते, ठीक है। फिर मसाज भी आप लोग पहले कर लेते हैं बाद वक़्त कुछ कुछ तकनीक में। अब इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं मसाज, कपिंग मसाज की। थेराप्यूटिक इफेक्ट तो इसके होते हैं कि ट्रेडिशनल जब पहले हैंड्स ऑन किया जाता था, ठीक है, तो अब ज़्यादा आ गया। इससे होता क्या मसाज से कि वहाँ की लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टिश्यू की मेटाबॉलिज्म हाई होती है। उसके अलावा जो एपिडर्मिक फ्लैक्स बने होते हैं ना, या जो स्किन के पोर्स होते हैं जिनके थ्रू पसीना बाहर आता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एस्पिरेशन का, वो खुलते हैं, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है इसकी वजह से, ठीक है, वो पोर ओपन हो जाते हैं मसाज करने के बाद, आपने देखे होंगे। फिर ड्रेन करना ब्लड को या लिम्फ को, इसी तरह अगर वो नहीं आ रहे, जल्दी ड्रेन नहीं हो रहा, ड्रेनेज नहीं हो रही, रेजिस्टेंस है वहाँ पे, रेजिस्टिविटी, तो उसको कम किया जाता है। इसमें इंडिकेशंस क्या आती हैं कि कोई मसल्स का डिसऑर्डर हो तब आप करते हैं, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो तब आप करते हैं, उसके अलावा आर्थराइटिस, जॉइंट, हेडेक, माइग्रेन, एक्नी, न्यूरोलॉजिकल कोई पेन हो, ब्रोंकियल अस्थमा का केस मतलब केस आ जाए, इन तमाम कंडीशन में आप क्या करते हैं, पहले कपिंग मसाज करते हैं। अब इसमें ये होता क्या है कि तकनीक क्या होती है कि सबसे पहले आपने ऑयल या ऑइंटमेंट स्किन पे अप्लाई करनी होती है। फिर ये होता है कि क्योंकि कपिंग मसाज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मसाज पहले आप हल्का हल्का सा रब कर लें स्किन को, फिर वहां पे कप प्लेस कर दें। कप प्लेस करने के बाद खुद ब खुद क्या करें, सर्कुलर या स्लाइड्स की वे में, उसी मतलब आप बैक पे कर रहे हैं स्पाइन वाली साइड पे, क्या करेंगे आप ऑयल या ऑइंटमेंट लगाएंगे, फिर वहां पे कप प्लेस करेंगे, तो इजीली वो क्या करता है कि वहां से स्लाइड होते हैं। सर्कुलर भी कर सकते हैं आप, स्लाइड भी कर सकते हैं।
जिस तरह आपकी मर्जी हो। और ये मोस्टली ट्राउट बैंड को कम करने भी यूज़ किया जाता है, जो स्ट्रेंथ हाई होती है, यानी कि बाल का ट्राउट बैंड बन जाते हैं मसल के, उसको भी रिलैक्स कर देता है, ठीक है। और आपने तब तक करनी होती है जब तक उस नीचे वाला एरिया रेड या ब्लूइश कलर का ना हो जाए, ठीक है। 3 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाता है, और तब तक आपने जारी रखना तब तक ये साइन एंड सिम्टम ना आ जाए। और बाद का जो होता है कि जो स्टिफनेस होती है मसाज के बाद भी स्टिफनेस फील होती है, क्योंकि आपने सर्कुलर मसाज किया है या उसके ऊपर रब किया है उसका, ठीक है, स्लाइड किया है, तो क्या होता है कि वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। तो उससे घबराना नहीं है वो, क्योंकि गर्म पानी से क्या करेगा, या हॉट कंप्रेस रखेगा तो शावर लेगा, तो उससे भी क्या होते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सर्कुलेशन एक्चुअली हम इंक्रीज कर रहे होते हैं उसी की वजह से। अब इसमें मतलब क्या चीज़ आपको डायग्नोस्टिकली हैंड के अलावा मिलती है इसके अंदर, जो कपिंग मसाज आप जब करती है, ड्यूरिंग कपिंग मसाज जहाँ पे टेंडर पॉइंट मिले आपको, तो वो लोकस होती है, वो जगह होती है डिजीज की, ठीक है। वहाँ पे जो मसल होता है वो टेंडर हुआ होता है पहली बात, या तो, या फिर वहाँ पे टाउट बैंड बना होगा, उसको रिलैक्स किया जाता है। फिर डिफरेंट लोकेशंस होती है, वो फिर आप जिस जिस तरह आप मूव करते जाएंगे उसी तरह आर्गन का एरिया होता है, आपको पता होता है कि इस स्किन के अंडर कौन सा आर्गन पड़ा है और किसके रिलेटेड ये हमें इंडिकेशन दे रहा है। फिर इंडिकेशंस और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं इसकी ड्राई कपिंग की। वो देखें कि जो कपिंग थेरापी है ये ना, ये एक होल है, ठीक है। कोई एक सिंगल सेल को आप टारगेट नहीं कर रहे, या कोई सिंगल फार्माकोलॉजिकल पाथवे आप यूज नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, आप होल ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस कर रहे हैं, या होलिस्टिकली आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ चीज़ें आती हैं जिनको जिन में आप कर सकते हैं, लाइक सिस्टम वाइज भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी का है, स्केलेटल का है, MSK का है, हार्ट का आता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर आते हैं, डाइजेस्टिव का आता है, ये स्पाइनल रीजन का कोई इशू हो, नेक रीजन का कोई इशू है, या वैसे जनरल इम्यून स्ट्रेंथ अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो भी आप क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। अब हेडेक में भी आप करते हैं, ठीक है, आर्थराइटिस का केस है, कोई भी मसल का है, शियाटिका में भी आप करते हैं, स्पाइनल पेन में भी करते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब रेस्पिरेटरी में मैंने यहाँ लिखा कोल्डनेस है, ठीक है, इसी तरह ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, ये तमाम चीज़ें। अब मैंने बताया कि यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आती हैं, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि कभी भी प्रेगनेंसी में आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करने होते, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है तो अफेक्टेड एरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस का या TB के केस में, वहाँ पे आपने डायरेक्ट कपिंग नहीं करनी, कप प्लेस नहीं करना। इसी तरह जितने भी टाइप के ट्यूमर बने हुए हैं, तो ट्यूमर पे या ट्यूमर वाली साइड पे कभी भी डायरेक्ट आपने कप प्लेस नहीं करना, वो ड्राई हो या वेट कपिंग हो, ठीक है, वहां से अवॉइड करना है आपने। ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी होती है, जेहन में रखनी होती है, उसके बाद कपिंग करते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास स्टार्ट हो जाती है कि वेट कपिंग। वेट कपिंग में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं, एक्सक्रीटरी मेथड होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि जितने भी वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं, ठीक है, बोन मैरो का फंक्शन बढ़ता है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ जब हमने ये बेनिफिट्स पढ़े थे इसके, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है इससे, ठीक है। और जो बायोकेमिस्ट्री होती है ब्लड की या टिश्यूज की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके दो मेथड होते हैं। पहली बात जो हमने पहले पढ़ा है वो तो पहले ताइबा थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, वो बी वाला मेथड लिखा हुआ है कि पहले आपने पहले कप आपने प्लेस करना होता है 15 मिनट के लिए, फिर उतारा, फिर आपने वहाँ पे क्या किया, स्क्रैच लगाए किसी भी सर्जिकल ब्लेड के थ्रू, फिर आपने दोबारा कप लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली मतलब लिखा है कि हर कप में 20 ml ब्लड होना चाहिए। अब आपने ये नहीं देखना कि हर पेशेंट से ही मैंने 20 ml ही निकालना है ब्लड, ठीक है, उससे कम भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 20 ml ही है। टोटली इसमें जो आता है वो 50 से क्या करते हैं आप 300 ml निकाल सकते हैं। अगर आपका भी कप की रेंज क्या है कि 2 से 15 कप अगर लगा रहे हैं तो इतने, यानी मैंने लिखे हैं एवरेज, लेकिन इतने लगाने नहीं होते आपने सेशन में। मैक्सिमम 6 कप या 8 कप लगाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाते कपिंग, ठीक है, कप लगाने ही नहीं है आपने, ठीक है। बाकी चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप पहले कोई ऑयल अप्लाई कर लें या ऑइंटमेंट लगा दें, फिर उसी जिस एरिया को आपने ट्रीट करना है उसी पे डायरेक्ट कप लगाए बगैर आपने डायरेक्ट क्या करना होता है, स्क्रैच लगा देने होते हैं। और जब वो स्क्रैच लगाएंगे ना, तो इस केस में स्क्रैच बहुत आपने मजबूती के साथ जोर से लगाने होते हैं और इसमें पेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और लेंथ इसकी 1 cm होनी चाहिए और डेप्थ इनकी 4 mm होनी चाहिए।
लेकिन ये अवॉइड करना इसलिए चाहिए क्योंकि पेशेंट को भी पेन होगा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि पहले वाला बी मेथड आप यूज़ करें, पहले कप लगाएं, सर्कुलेशन वहाँ पे इंप्रूव हो, जो स्किन है वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, फिर उसके बाद आप इजीली कट उसको लगा सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई यहाँ पे कि कभी भी स्कैर आपने स्क्रैच नहीं लगाने या निडल को जाने ही नहीं देना जहां पे इन्फेक्शन हो, जहां पे वाउंड हो, वहां पे कभी भी आपने नहीं लगाने, ठीक है। कभी भी वर्टिब्रा के ऊपर हम लगाते तो हैं, ठीक है, फ्रंट ऑफ मतलब लगाते ही हैं, लेकिन एहतियात के साथ लगाना चाहिए वर्टिब्रा के ऊपर, ठीक है। कप नहीं लगाते क्योंकि वर्टिब्रा के ऊपर लगाएंगे आप कप तो क्या होगा कि नीचे से कट कैसे लगाएंगे, अगर आपने कट डीप लगा दिया तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाएंगी, इसीलिए अवॉइड करें। फ्रंट थोरेसिक की वजह से वहां पे ह्यूमोथोरैक्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, वहां पे आपने कट नहीं लगाने कभी भी। इसी तरह जो लार्ज वेन होती है वहां पे भी आपने इससे अवॉइड करना होता है। अब बेड कपिंग के भी इसी तरह काउंटर इंडिकेशंस और इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन ये है कि पल्मोनरी कंजेशन हुई हो, एपोप्लेक्सी का केस आता है, इसी तरह जो अस्थमा का केस है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसी तरह हाइपरग्लिसीमिया है, अनीमिया है, हेडेक है, माइग्रेन है, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, पोलिनीमिया, पोलिसाइथीमिया, गैस्ट्राइटिस, यानी कि जो सिस्टमैटिक किसी भी सिस्टम की कोई भी डिजीज हो उस कंडीशन में आप बेड कपिंग कर सकते हैं। अनीमिया में भी कर सकते हैं, लेकिन अनीमिया की जो चीज़ें होती हैं या जो चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपने वो मद्देनजर रखने हैं पहले, ठीक है, उसको नहीं भूलना। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस में पहले मैंने पढ़ाया है कि ट्यूबरकुलोसिस हो लंग्स की, उस जगह पे आपने डायरेक्ट नहीं करना, ट्यूमर पे नहीं करना, ठीक है। हीमोफीलिया का पेशेंट हो, ठीक है, तब भी आपने अवॉइड करना है हीमोफीलिया को, क्योंकि वहां आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर उनमें नहीं होता। इसी अनीमिक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का कि मैंने कितना ब्लड निकालना है, बजाय वो अनीमिक पेशेंट को ट्रीट करने के अनीमिया की तरफ और लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा बच्चे हों, एडोलेसेंट हों, वहाँ पे आपने वेट कपिंग इतनी नहीं करनी होती, यानी कि न्यू बोर्न अगर बेबी है वहां पे आप नहीं कर सकते, एडोलेसेंट है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़े हो गए हों, उनको खौफ आता हो इस चीज़ से, उनमें भी आप नहीं कर सकते। इरिदमिया का केस है तब भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतनी भी चीज़ें हैं तो इसको देखना होता है। क्लॉटिंग फैक्टर अगर सही नहीं बन रहा तब भी आपने बेड कपिंग से परहेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा उसके बाद और ब्लड लॉस हो सकता है, इवन के डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं आप पेशेंट को। इसीलिए इससे आपने बचना होता है, इससे अवॉइड करना होता है। अब लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कि एप्लीकेशन जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसके अंदर ये है कि कुछ अक्यूट डिजीजेज भी आ जाती हैं, कुछ क्रोनिक डिजीजेज भी आ जाते हैं। क्रोनिक डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बेसिक थेरापी है, इसमें आप लगाएं, ठीक है। इसी तरह स्पाइनल का इशू हो, सियाटिका का इशू हो, कोई भी आपकी सर्वाइकल सिंड्रोम पेन हो, किसी किस्म का कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट आपने लेना है तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंटी पोलोजेस्टिक्स अगर आपने इफेक्ट लेना है तब भी आप लगा सकते हैं। माइग्रेन का केस है तो उस केस में ये होता है कि कपिंग मसाज जो होती है वो आपकी होनी चाहिए। क्यों? ताकि वीजो कंस्ट्रिक्शन का फेज होता है उस केस में और माइग्रेन को आपने बचाना होता है उससे, ठीक है। इसकी जैसे आप फिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी जब आप माइग्रेन की पढ़ेंगे तो तब आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम ये क्यों करते हैं बजाय दूसरी थेरापीज देने के। फिर उसमें एक्यूट डिजीज में आपको पता है जितने भी सम एक्यूट या फर्स्ट वाली आती हैं वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 डिसीजिव एडवांटेजेस होते हैं कपिंग थेरापी के, वो ये, आप पहली बात तो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, दूसरी बात सबसाइड्स फास्टर डिजीजेस, ठीक है, उससे। फिर जो स्टिमुलेट करते हैं आप, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस हुई हुई है, ठीक है, उसको आप कम करते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं इससे। फिर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं। मेन ये चीज़ होती है कि केमिकल मेडिकेशन जो डोजेज जो पहले चल रही होती हैं उसको आप क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इससे। जो पहले मेडिकेशन ले रहा था उसको कम करना होता है इसके दौरान, फिर ये थेरापीज वगैरह ये देनी होती हैं ताकि उसके चांसेस वगैरह या उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम से कम हो या नलीफाई उसको किया जा सके। तो ये हमारा आज का सेशन था। वैसे तो ये मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या आपने चीज़ें देखनी होती है, बाकी जैसे प्रैक्टिकल वीडियो या प्रैक्टिकल आप करते हैं तो मज़ीद इसमें वो चीज़ें आप क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ तक अगर किसी का आप में से कोई क्वेश्चन है